मेरा भाई हमेशा घर पे लड़ता रहता था कि मेरी शादी कर दो। आखिरकार भाई की शादी हो गई, लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी भाभी मर गई। कुछ महीनों बाद हमने फिर से भाई की दूसरी शादी कराई, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी, जब दूसरी बीबी भी आई तो पहली ही रात मर गई। मुझे ये रात जानने के लिए भाई की तीसरी शादी करना जरूरी थी। जब भाई की तीसरी शादी हुई और शादी की पहली रात मैं कमरे में छुप गई, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब भाई के कमरे में आते ही कोई चीज खाकर मेरी भाभी के साथ से ही मेरे भाई रोहन का झगड़ा आसमान छू रहा था। वो माँ से इस बात के लिए झगड़ा कर रहा था कि उनकी शादी करा दी जाए, लेकिन सारा दिक्कत ही यही था कि माँ रोहन भाई की शादी नहीं करवाना चाहती थी। माँ को लगता था कि वो बहुत ही नकारा है, हालांकि गांव वाले भी उसके नकारेपन को जानते हैं कि वो कुछ नहीं करता। ऐसे में कौन अपनी बेटी रोहन भाई को देगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, रोहन भाई का झगड़ा और बढ़ता चला गया। तंग आकर माँ ने रोहन भाई की शादी की बात गांव में की, लेकिन सभी लोग ने मना कर दिया। रोहन भाई का गुस्सा और भी बढ़ता चला जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि माँ जानबूझकर उनकी शादी नहीं करवा रही है। एक दिन गांव की मौसी ने अपनी बेटी नायरा की शादी हमारे भाई रोहन से करने के लिए मान गई। मौसी सुबीता गांव की एक विधवा गरीब औरत थी। उनका कोई सहारा नहीं था। जब उन्हें मालूम चला कि माँ बिना दहेज के अपने बेटी की शादी करेंगी, उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता हमारे भाई रोहन से तय कर दिया। नायरा एक कम उम्र और खूबसूरत औरत थी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे भाई को इतनी प्यारी दुल्हन मिल जाएगी। नायरा गजब की दिखती थी। कुछ दिन बाद वो दुल्हन बनकर हमारे घर पर चली आई थी। हर कोई रोहन भाई की किस्मत की तारीफें कर रहा था कि उनके जैसा आदमी को इतनी अच्छी औरत कैसे मिल गई है। लेकिन किस्मत ने एक अलग ही खेल खेला और शादी की सुबह ही घर में कोहराम मच गया। जब रोहन भाई ने बताया कि नायरा इस दुनिया से चल बसी, यह सुनकर हम सब कांप से गए थे। रात को ही हम एक जीती जागती हंसती मुस्कुराती दुल्हन को घर लेकर आए थे और वह अब इस दुनिया में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मोहन भाई तो खुद बिलख बिलख कर रो रहे थे। गांव में जैसे ही यह खबर फैली तो सभी रोहन भाई को बुरा भला कहने लगे थे। किसी को भी यकीन न आया कि एक जवान लड़की अपनी शादी की पहली रात ही मर गई। गांव वाले तो पहले ही रोहन भाई को अच्छा नहीं समझते थे। नायरा की मौत ने भाई के किरदार को गांव वालों के सामने और भी बेकार कर दिया था। घर में चारों तरफ मातम बनाया जा रहा था। नायरा की मौत को तो बिल्कुल होश ही नहीं था। नायरा दुल्हन की साड़ी में बहुत ही मासूम लग रही थी, लेकिन उसके शरीर में जान बिल्कुल नहीं था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। कमरे में तो सिर्फ वो और रोहन भाई ही थे। जो भी सच था वो सिर्फ रोहन भाई को ही मालूम था, लेकिन वो बिल्कुल चुप थे। मेरे बड़े भाई धीरज उठ खड़े हुए और कहने लगे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इस नालायक लड़के की शादी ना करवाना, लेकिन आपको बेटी की मोहब्बत के आगे कुछ ना दिखाई दिया। अब आप ही देखिए किस तरह उसने खूबसूरत जवान लड़की को मौत के घाट उतार दिया है। धीरज की बात सुनकर माँ कांप गई और उनके मुंह पर हाथ रखकर माँ रोते हुए कहने लगी, तू बड़ा भाई है, अगर तू भाई होकर अपने ही भाई के खिलाफ ऐसी बातें करेगा तो गांव वाले क्या सोचेंगे। हर कोई मेरे बेटे को इस मौत का जिम्मेदार समझ रहा था। कहीं ऐसा न हो कि गांव से थाने में रिपोर्ट करा दे। सच क्या है ये तो सिर्फ रोहन जानता है या फिर भगवान जानते हैं। मैं अपने जवान बेटे को सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। माँ की बात पर धीरज भाई चुप हो गए, लेकिन उनकी ये बात मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई थी। वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे, कुछ तो ऐसा था जो किसी को भी मालूम नहीं था। रोहन भाई ने तो नायरा की मौत के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो तो पहले ही कहने लगे कि मुझे तो कुछ नहीं मालूम है कि नायरा कैसे मुझे छोड़कर चली गई। रोहन भाई बहुत ही दुखी लग रहे थे। कुछ महीनों बाद वक्त ने इस घाव को भर दिए।
और रोहन भाई फिर से ठीक हो गए। उन्होंने दोबारा खेतों में जाकर काम करना शुरू कर दिया था। अच्छी बात ये थी कि अब वो किसी भी गलत आदत में नहीं थे। गांव वाले भी नायरा का किस्सा करीब करीब भूल चुके थे और उनके मुंह पे ये बात भी नहीं था, क्योंकि वो यूं ही गांव में ऐसे किस्से होते रहते थे, इसलिए लोग पुरानी बातों को जल्दी से भूल जाया करते थे और नए दिक्कतों का सामना करने लगते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि फिर यह किस्सा लोगों के मुंह पर वापस आ गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम नैना है। हम लोग दिल्ली के एक छोटे से गांव में रहने वाले हैं। मेरे 2 भाई और मैं उनकी एक लौती बहन ही। मेरा बड़ा भाई धीरज जो शुरू से ही अच्छा है और नेक दिल का इंसान था, लेकिन उनसे छोटा भाई रोहन उनसे बिल्कुल उल्टा था। छोटे से उम्र में ही उसने गांव के स्कूल को छोड़कर गांव के खेतों को अपना मैदान बना लिया था। सारा वक्त खेल कूद करता और इसी वजह से पापा भी उससे बहुत नाराज रहते थे। पापा को लगता था कि जैसे जैसे रोहन बड़ा होगा तो शायद वह सुधर जाए और अपनी जिम्मेदारियां का एहसास करने लग जाए। लेकिन पापा यही राह देखते देखते इस दुनिया से चल बसे। हर गुजरने के दिन के साथ साथ रोहन का जो चलन था वो और बिगड़ता चला गया। ना उसने पढ़ाई की और ना ही उसके अंदर कोई टैलेंट था। हमारे पापा हमारे लिए जायदाद से बहुत कुछ छोड़कर गए थे, लेकिन रोहन भाई को उसकी फिक्र ही नहीं थी। धीरज भाई सारे जमीनों का देखभाल करते और फसलों का ख्याल रखते। माँ भी रोहन भाई को समझा समझा कर थक गई थी और आखिर में उन्हें उनके हार पर छोड़ दिया था। रोहन भाई किसी तरह के नशे की आदत में पड़ गए थे और वो रात में ही घर आते थे। लेकिन फिर जिंदगी में कुछ बदला और फिर माँ ने धीरज भाई की शादी एक खूबसूरत लड़की से करा दी। उस रात रोहन भाई ने बहुत ही हंगामा किया और कहने लगे, माँ तुम्हें हमेशा धीरज भाई का ही ख्याल रहा, तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। क्या होता अगर तुम हम दोनों भाइयों की शादी एक साथ करवा देती तो एक नहीं घर में 2 दुल्हनें आती। ये सुनकर माँ को गुस्सा आ गया और माँ कहने लगी, तू आज तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका तो कौन तुझे अपनी बेटी देगा। गांव की नज़र में तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। सारा गांव कहता है कि रोहन को देखो, सारा दिन आवारा गांव में घूमता रहता है, नशेड़ी है, नशा करता है। माँ गुस्से में बोलती चली गई और माँ की बातों ने रोहन भाई के गुस्से को और बढ़ा दिया। रोहन भाई ने सारा घर तहस नहस कर दिया। जो चीजें उनके हाथ आई वो तोड़ने चले गए। वो शुरू से ही ऐसे ही दिमाग के थे, इसलिए माँ उनके कमरे में चली गई और मैं भी अपने कमरे में चली गई। लेकिन आधी रात को एक अजीब बात हुआ। जब मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि रोहन भाई धीरज भाई के कमरे के बाहर खड़े थे और उनके कमरे में झांकने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर मुझे दुख हुआ। मैं ये जानती थी कि ऐसा करना कितना घटिया काम है और इस बारे में धीरज भाई को अगर पता चल जाए तो हमारे घर में बहुत बड़ा हंगामा और झगड़ा हो सकता है। मैंने रोहन भाई का हाथ पकड़कर खींचा और खींचते हुए अपने कमरे में ले आई। रोहन गुस्से में कहने लगे, तुम लोग तो मेरी शादी करवाओगे ही नहीं, मैं अपने जज्बात का क्या करूं। मेरा भी मन है, मेरी भी दिल चाहता है कि मेरी भी कोई जीवन साथी हो और वो दुल्हन बनकर इस घर में आए, लेकिन माँ को मेरी परवाह ही नहीं है। मैंने रोहन भाई को प्यार से समझाने की कोशिश की कि कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसी किसी के साथ नहीं भेज देता। आप जब तक काबिल नहीं बन जाते आपकी शादी कैसे होगी। न गांव वाले आपको अच्छा समझते हैं और ना ही माँ किसी घर आपके लिए रिश्ता मांगने जा सकती है। मेरी बात सुनकर रोहन भाई ने कुछ देर तक मुझे घूर कर देखा और कहने लगे, अगर मैं अच्छा बन जाऊं तो क्या मेरी शादी हो जाएगी। उस वक्त मेरा जवान भाई मुझे एक मासूम बच्चा लगा जो अपनी जिद पूरी करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। मैंने रोहन भाई से कहा कि मैं वादा करती हूँ मैं खुद आपके लिए लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, लेकिन पहले आप खुद को बदल कर तो दिखाइए। मेरी बात सुनकर रोहन भाई अपने कमरे में चले गए थे और मुझे एहसास हो गया था कि अब वो ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे। गांव में तो ऐसे ही इज्जत के नाम पर तुरंत ही गला काट लिया जाता है और रोहन भाई तो अपने ही भाई के कमरे में झांक रहे थे।
लेकिन अगली सुबह मैं हैरान रह गई जब रोहन भाई ने धीरज भाई से खेतों में जाकर काम करने के लिए कहा। रोहन भाई कहने लगे, भैया आपकी नई नई शादी हुई है, आप अपनी पत्नी को देखिए, खेतों को मैं देख लूंगा। धीरज भाई जोर जोर से हंस पड़े। उन्हें लगा कि शायद रोहन नशे में है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन कुछ ही देर में माँ और धीरज भाई को अंदाजा हो गया कि रोहन भाई ना ही नशे में थे और ना ही मजाक कर रहे थे। उन पर तो मेरी बातों का असर हो गया था। उन्होंने कहा, रोहन मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुझे अकेले कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकता। अगर चलना है तो तू मेरे साथ चल। रोहन भाई तुरंत मान गए और अगले ही दिन से धीरज भाई के साथ खेतों में जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन ही गुजरे थे कि रोहन भाई बड़ी लगन के साथ खेतों में काम कर रहे थे और कुछ दिन ही गुजरे थे कि रोहन भाई ने दोबारा अपनी शादी के लिए माँ से कहने लगे, माँ अब तो मैं लगन से खेतों में काम करता हूँ, अब मेरी शादी भी करवा दीजिए। माँ ने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर माँ को एहसास हुआ कि हाँ वाकई में रोहन के अंदर बहुत से बदलाव आए हैं और फिर गांव वालों ने भी इस बात को एहसास किया। जो भी माँ से मिलने जुलने के लिए जाता था वो यही कहता था कि अब आपका बेटा सुधरने लगा है। इसलिए घर में रोज के झगड़ों से तंग आकर माँ ने रोहन भाई के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। नहीं, किस्मत में ऐसा क्या लिखा था कि शादी की पहली रात ही उनकी पत्नी दुनिया से चली गई और गांव में एक बार फिर से रोहन भाई को लेकर उनके बारे में बातें होने लगी। रोहन भाई के लिए ये गम बहुत बड़ा था, लेकिन वक्त ने जब ये घाव भर दिया और वो दोबारा से काम पर लगे तो एक बार फिर उन्होंने अपनी माँ शादी के लिए माँ से कहा। माँ ने रोहन भाई के आगे हाथ जोड़े और उनसे कहा कि अब वो दोबारा किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर नहीं ला सकती। ये सुनकर रोहन भाई पहले की तरह फिर से झगड़ा करने लगे। उन्होंने कहा कि ना ही वो नायरा की मौत की जिम्मेदार है और ना ही उन्हें मालूम है कि नायरा को क्या हुआ था। वह माँ पर दबाव डाल रहे थे कि माँ ने अगर उनकी शादी न करवाई तो वो कोई गलत कदम उठा लेंगे। माँ अपने बेटे के आगे मजबूर हो गई। धीरज भाई की पत्नी नेहा भी घर में ही रहती थी और रोहन भाई अजीब सी नजरों से उनकी पत्नी को देखा करते थे। माँ को लगने लगा था कि रोहन की दोबारा से घर न बसाया गया तो वो कोई गलत काम न कर दे। वो जवान लड़का था, उनके अंदर जज्बात भरे थे और माँ को डर था कि कहीं वो अपने जज्बात को किसी गलत तरीके से प्रयोग ना करे। इसलिए माँ गांव वालों के सामने एक बार फिर से रोहन भाई की शादी की बात करने गई। नायरा का जिक्र एक बार फिर से गांव वालों के मुंह पर आ गया था। सभी कहने लगे कि पहले ही रोहन अपना बीबी को मार चुका है, अब उसे दोबारा कौन अपनी बेटी देगा। माँ ने एक एक से मिन्नतें की कि रोहन बहुत बदल गया है, अब वो पहले की तरह नहीं रहा और नहीं नशा करता है। और फिर माँ की ये मिन्नतें रंग लाई और फिर गांव के श्याम ने अपनी बेटी बेबी का रिश्ता ये सोच रोहन भाई से कर दिया कि रोहन भाई के पास दौलत की कोई कमी नहीं है, घर पैसा जमीन सब कुछ मौजूद है, उनकी बेटी ऐश की जिंदगी गुजारेगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी बेटी का ऐश एक दिन भी प्राप्त नहीं होगा। माँ ने बेबी को घर लाने से पहले बहुत सारे पूजा पाठ हवन करवाए, गरीबों को खाना भी खिलाया और बुरी नज़र भी उतारी। जो कुछ माँ अपने बेटे की खुशी के खातिर कर सकती थी वो सब कुछ कर दिया और बेबी को अपने घर दुल्हन बनाकर लाई। इससे पहले भी रोहन भाई अपने कमरे में जाते माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया कि बेबी तुम्हारी बीवी है, उसके साथ अच्छे से पेश आना, अगर कोई ऐसी हरकत न करना कि जिससे उस वजह से एक बार फिर से हमारे गांव पर कलंक लगे। माँ की बात सुनकर रोहन भाई मुस्कुराए और कहने लगे, माँ तुम ऐसे कह रही हो कि मैं जाते ही बेबी पर जुल्म करने लगूंगा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बहू को कुछ नहीं होगा। नायरा की शायद उतनी ही जिंदगी थी। रोहन भाई अपने कमरे में चले गए। माँ बहुत डरी हुई थी। नैना भाभी भी बार बार यही कह रही थी कि माँ ने रोहन की शादी दूसरी करवाकर बहुत गलती की है। रोहन इस लायक ही नहीं कि उनकी जिंदगी में कोई लड़की को लाया जाए। और नैना भाभी की बात सुबह सुबह ही सच साबित हो गई थी। जब रोहन भाई रोते हुए अपने कमरे से निकले थे और उन्होंने कहा कि बेबी हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी है, ये खबर सुनकर हम सबके होश उड़ गए थे।
माँ गिरकर बेहोश हो गई थी और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरा भाई ये क्या कह रहा है। रोहन भाई का रो रो कर बुरा हाल था। धीरज भाई उन्हें बहुत ही बुरा भला कह रहे थे और साथ ही माँ को भी कोस रहे थे कि माँ ने क्यों दोबारा से रोहन भाई की शादी करवाई है। मौसी सुविता तो गरीब औरत थी, बेटी की मौत पर चुप हो गई, खामोश हो गई। लेकिन श्याम तो जवान बेटी की मौत पर हंगामा मचा दिया। फिर वही हुआ जिसका डर था। गांव में कोई बात छिपती ही कहाँ थी। कुछ ही समय लगा था और सारे गांव हमारे घर के बाहर जमघट लगा दिया था। जिसने सुना कि बेबी मर गई है उसने रोहन भाई को सैकड़ों गाली दिए। सभी कह रहे थे कि पता नहीं रोहन नशे में ऐसा क्या करता है कि उसकी पत्नी रात होते ही मर जाती है। श्याम ने भी रोहन की कॉलर पकड़ लिया और खूब मारा, लेकिन रोहन के जुबान पर सिर्फ एक ही बात था कि उसने कोई पाप नहीं किया है और ना ही उसने किसी को मारा है। उसे तो खुद ही ये नहीं मालूम कि बेबी कैसे मर गई और उसे खुद भी यह बहुत दुख है। श्याम ने धमकी भी दी कि वो रोहन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे और उसे जेल की सलाखों के पीछे डलवा देंगे। धीरज भाई ने बड़ी मुश्किल से श्याम के आगे हाथ जोड़कर इस मामले को खत्म करवा दिया था और माँ को भी कह दिया था कि अब वो रोहन को समझा दे कि ना ही उसकी शादी हो सकती है और ना ही उसे घर से निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि गांव वाले उसके दुश्मन बन चुके हैं। ये बात तो एक रहस्य बनकर रह गई थी। नायरा के बाद बेबी कैसे मर गई और आखिर रोहन की किस्मत में ही शादी की रात बेबी की मौत क्यों लिखी हुई थी। कोई रोहन भाई के किरदार पर उंगली उठा रहे थे तो कोई उसे बदकिस्मत ठहरा रहा था। कुछ दिन रोहन ने घर में ही रहकर गुजार लिए, लेकिन वो एक जवान मर्द था, कब तक चार दीवारी में बंद रह सकता था। धीरज भाई की मना करने के बावजूद भी वो दोबारा से खेतों और जमीनों में जाना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों तो गांव वालों ने उन्हें देखकर बहुत बातें सुनाई और हंगामा भी किया, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी में मगन हो गए। मगर एक नया तकलीफ उस वक्त खड़ा हुआ जब रोहन भाई ने एक बार फिर अपनी शादी की बात की और माँ से कहा कि वो शादी के बगैर नहीं रह सकता। उनके जज्बात उन्हें गलत कामों के लिए उकसाते हैं। अच्छा यही रहेगा कि माँ आसानी से उनकी ख्वाहिश को पूरा करवा दे। रोहन भाई की बात पर माँ भड़क उठी थी और कहने लगी, तू बहुत ही बेहया हो गया है। तुझे अपनी माँ के सामने ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आती। पहले ही तेरी वजह से 2 मासूम लड़कियां जान से हाथ धो बैठी है। अब मैं किसी तीसरी को सितम का निशाना नहीं बनाने दूंगी। माँ की बात सुनकर रोहन भाई कहने लगे, तू ये कैसी बातें कर रही है? मैंने किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो माँ होकर मुझ पर भरोसा नहीं करेगी तो दुनिया वाले कैसे करेंगे? अगर तूने खुद से मेरी शादी ना करवाई तो मैं कोई ना कोई गलत कदम उठा लूँगा। रोहन भाई हमेशा से यही धमकी देते थे और उन्हें मालूम था कि माँ उस धमकी से आगे हार जाती है। माँ कहने लगी, अगर मैं तेरा रिश्ता करवाना भी चाहूँ तो तू ही बता, अब कौन तुझे अपनी बेटी देगा? रोहन भाई कहने लगे, माँ तो दूसरे गांव से अपने किसी रिश्तेदार के घर से बेटी लेकर आ। रोहन भाई की बात सुनकर माँ गाली देती हुई, लेकिन अगर इस बार कोई ऊंच नीच हुई तो शादी की बात को पूरी सोच में पड़ गई और कहने लगी, ठीक है, मैं आखिरी बार तेरी शादी करवाऊंगी। धीरज भाई के कानों में जब यह बात पड़ी तो उन्होंने माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, पहले ही श्याम के चुंगल से तेरी बेटी को बहुत मुश्किल से बचाया है। गांव में तो हम बदनाम हो ही चुके हैं, अब खानदान वालों में बदनामी न करवाई। माँ ने धीरज से कहने लगी, तू भी जानता है कि रोहन पहले से ही बहुत सुधर गया है। ऐसा न हो कि अगर मैं उसकी शादी ना करवाऊं तो यह पहले की तरह नशे की लत में पड़ जाए और दोबारा से आवारागर्दी करने लगे। धीरज के मना करने के बावजूद भी माँ ने दूसरे गांव से अपने किसी रिश्तेदार के वहां से रीचा का रिश्ता रोहन भाई से तय कर दिया। रीचा की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और वो गांव की दूसरी लड़कियों से तरह खूबसूरत भी नहीं थी, इसलिए उसका शादी अभी तक नहीं हुआ था। और जब माँ ने रोहन भाई के लिए रीचा का हाथ मांगा तो रीचा की माँ बाप ने खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और हम रीचा को रोहन भाई की तीसरी बीवी बनाकर सादगी से अपने घर ले आए। माँ ने रोहन भाई की शादी की खबर गांव वालों को नहीं लगने दी थी।
माँ को डर था कि कहीं एक बार फिर उनके बेटे की खुशियों को किसी की नज़र न लग जाए। माँ ने कोई खुशी वाला प्रोग्राम भी नहीं किया था, इसलिए भाभी ने हमेशा की तरह खुद ही घर पे ही मेरे लड्डू बना दिए। मुंह मीठा करने के लिए गांव में मेवे के लड्डू खाए जाते थे। हम सब ने ऋचा के आने की खुशी में लड्डू खाए। मैंने ऋचा को कमरे में बैठा दिया और खुद उसके लिए दूध लेने किचन में आई, तो नैना भाभी भी किचन में ही थी। हालांकि वो किचन में बहुत कम ही जाती थी, इसलिए उस वक्त उन्हें किचन में देखकर मैं चौंक गई। वो लड्डू बना रही थी। मैंने नैना भाभी से पूछा कि आप ये लड्डू किस लिए बना रही हैं? नैना भाभी कहने लगी, तुम्हारे धीरज भाई ने कहा है कि उन्हें लड्डू बहुत पसंद आए हैं, उन्हें और लड्डू खानी है। मैं गर्म गर्म दूध के 2 गिलास उठाए और भाभी से कहा कि ठीक है, मैं भाई के कमरे में यह दूध का गिलास रख दूं, फिर मैं सोने के लिए चली जाऊंगी। जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं आज की रात रोहन भाई के कमरे में छुपकर गुजारूंगी। वैसे तो ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन जिस तरह मेरी दोनों भाभियां शादी की रात ही मर गई थी, उसके पीछे की वजह को मैं जानना चाहती थी। मैं दूध के गिलास कमरे में रखने के लिए गई तो ऋचा बाथरूम में थी। मैंने मौके का फायदा उठाया और कमरे में छुप गई। रोहन भाई काफी देर बाद कमरे में आए थे। ऋचा बिस्तर पर घूंघट डाले बैठी थी। रोहन भाई ने कमरे में आकर दूध का गिलास उठाया और अपनी जेब से एक लड्डू निकालकर उसे दूध के साथ खा लिया और भाभी की तरफ बढ़े। मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। वो तो पहले ही लड्डू खा चुके थे, अब दोबारा इस तरह लड्डू क्यों खा रहे थे? अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि भाभी दोबारा से लड्डू बना रही थी और पहले वाले लड्डू खत्म हो चुके थे। शायद उन्होंने ही रोहन भाई को ये लड्डू दिया था। जहाँ तक मुझे मालूम था कि नैना भाभी रोहन भाई से बात भी नहीं करती थी और ना ही उन्हें पसंद करती थी। फिर उन्होंने लड्डू दोबारा से रोहन भाई को क्यों दिया था? कुछ तो ऐसा था जो ठीक नहीं था और मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। लड्डू खाने के बाद मोहन भाई भाभी के करीब गए और अपनी जेब से एक और लड्डू निकालकर जैसे ही उन्होंने ऋचा भाभी की तरफ बढ़ाया तो मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं फौरन ही अलमारी से निकली और मैंने भाई का हाथ पकड़ लिया। भाई मुझे अपने कमरे में छुपा हुआ देखकर गुस्सा हो गया और बुरा भला कहने लगा। मैंने भाई को शांत करवाया और उन्हें बताया कि मैं कमरे में क्यों आया और किस मकसद के लिए छुपी थी, और मुझे लगता है कि ये लड्डू ठीक नहीं है। रोहन भाई कहने लगे कि ये लड्डू मुझे धीरज भाई ने दिए हैं। मुझे तुम्हें यह बात बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई ने कहा है कि ये लड्डू खाने से बाद ताकत आती है और शादी की रात इस तरह की चीजें खाना अच्छी बात होती है। रोहन भाई की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वो धीरज भाई जो रोहन भाई की शादी की इतने तकलीफ थे, वो उन्हें शादी की रात खाने के लिए लड्डू क्यों देना चाहते थे, और वो भी अपनी कामचोर बीवी से बनवाकर। नैना भाभी को तो किचन में जाने से ही जान निकलती थी। मैंने रोहन भाई से कहा कि आज की रात भाभी को ये लड्डू ना खिलाएं। मैं रोहन भाई से बात कर रही थी कि अचानक से ही उन्हें नींद आने लगी और वो बेहोश से हो गए। यह देखकर मैं और ऋचा भाभी दोनों ही हैरत में पड़ गए। मैं खामोशी से अपनी माँ को बुलाकर लाई। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। माँ कहने लगी, जाकर धीरज को बुलाकर ला। मैं उन्हें बुलाने के लिए उनके कमरे के पास पहुंची तो अंदर से आती आवाज ने मुझे हिलाकर रख दिया था। धीरज भाई नैना भाभी से कह रहे थे, बस ऋचा का काम तमाम होने दो, फिर मैं देखूंगा कि रोहन की चौथी शादी कैसे होती है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो शादी के बगैर रह नहीं सकता, और जब उसकी शादी नहीं होगी तो वो यकीनन कोई उल्टा सीधा कदम उठाएगा और फिर हमेशा के लिए माँ उसे इस घर से निकाल देगी और गांव वाले भी उसे पत्थर मारेंगे। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। किसी को मालूम भी नहीं होगा कि ये सब मैंने किया है। रोहन और निधि मेरे सौतेले भाई बहन हैं, लेकिन पापा ने जायदाद में से उन दोनों को हिस्सा देकर मेरे साथ बहुत गलत किया है। वर्षा का हिस्सा तो मैं कभी उसे दूंगा नहीं, लेकिन अगर रोहन की शादी हो गई और उसके बच्चे हो गए तो उन्हें मुझे हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी उसका घर बसने ही नहीं दूंगा और उसे दोबारा नशे की लत लगवा दूंगा जैसे मैंने पहले उसे लगाया था। धीरज भाई और नैना भाभी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जाकर सारी बात माँ को बता दी थी।
जिसे सुनकर माँ के आंसू बहने लगे थे। धीरज भाई पापा की पहली बीवी के बेटे थे और उनके मरने के बाद पापा ने माँ से दूसरी शादी की थी। फिर मैं और रोहन भाई पैदा हुए थे, लेकिन माँ ने कभी बच्चों में कोई फर्क न होने दिया। पता नहीं धीरज भाई के दिल में ये जहर कैसे भर गया। दौलत की लालच में वो इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि उन्होंने 2 मासूम लड़कियों की जान ले ली थी। एक लड्डू में वह बेहोशी की दवा मिलाते और दूसरे लड्डू में जहर। रोहन भाई बेहोश हो जाते और उन्हें सुबह की होश आता, जबकि उनकी बीबियां जहर की वजह से मर जाती। अगर धीरज भाई सीधे रोहन भाई को कोई नुकसान पहुंचाते तो शायद वो भी शक के घेरे में आ जाते। इसलिए उन्होंने बहुत चालाकी से प्लान बनाया था। मगर सच कभी छुपता नहीं और एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। रोहन भाई को सुबह जब होश आया तो माँ ने उन्हें सारी बात बता दी। माँ ने खुद ही धीरज भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाया और गांव वालों को बुलाकर भी सारी हकीकत बताया, क्योंकि धीरज भाई ने 2 मासूम लड़कियों का कत्ल किया था, जो एक बहुत बड़ा जुर्म था। कभी कभी दौलत और जायदाद की भूख इंसान से वो सब करवा देती है जो इंसानियत के खिलाफ है। आप लोगों को हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट में राय जरूर दें, और हाँ, ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।